For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज का हमारा टारगेट रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है ये, इसको हम डिटेल में लेंगे। वैसे क्लास 12 के अंदर आपको दिया हुआ है टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 10th क्लास को भी ये कवर करता है। तो सबसे पहली बात, क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, किसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए असेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। असेक्सुअल में सिंगल बॉडी यंग वंस को प्रोड्यूस करती है, जैसे अमीबा वगैरह, यूनिसेलुलर में स्पेशली होता है वो। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी। मेल बॉडी के जरिए एक गैमेट स्ट्रक्चर बनती है। गैमेट किसको बोलते हैं, जैसे कि स्पर्म, वो स्ट्रक्चर जो फर्टिलाइजेशन में काम आती है। ठीक है, मेल बॉडी क्या बनाती है, स्पर्म को बनाती है। फीमेल बॉडी क्या करती है, एक गैमेट जिसका नाम रखा जाता है एग या ओवम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल बॉडी में पाया जाता है, जिसका टारगेट क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। लेकिन बात आती है क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स इंडिविजुअली क्या क्या काम करते हैं। क्या कोई ग्लैंड है जो मदद करे स्पर्म की फॉर्मेशन में, या आप कह दीजिए कि स्पर्म के पासेज में। ऐसा क्या है जो यूरिन वाली जो डक्ट होती है, क्योंकि आपको मालूम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही डक्ट पाई जाती है, यूरेथ्रा। ठीक है, और उस एक डक्ट से यूरिन पास होता है। यूरिन एसिडिक होता है और एसिड तो कोरोसिव होता है, तो स्पर्म फिर कैसे जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मार्क बहुत आसानी से हट जाएंगे जब आप ये टॉपिक फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक फुल्ली टर्मिनेट हो सके। क्लियर। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि भाई ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल बॉडी में कहां पाया जाता है। मेल बॉडी में दो सेक्शन किए गए, अपर पार्ट थोरेकिक और लोअर मोस्ट एब्डोमिनल। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर, वो मेम्ब्रेन जो पूरी बॉडी को दो हिस्सों में बांट रही है, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्लियर। डायफ्राम दो पार्ट्स में बांट देती है। अब जो नीचे वाला पार्ट है डायफ्राम के जस्ट नीचे, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट में लोअर एब्डोमेन, नीचे वाला हिस्सा, एब्डोमेन का नीचे वाला हिस्सा, वो लोकेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्लियर। अब हम पार्ट मेंशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या पार्ट है हमारे पास इसके अंदर, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उसके जरिए आपको ये पूरा टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी रिफ्रेशर को देखने की या किसी अदर बुक्स को देखने की। बाकी जो आपको थियोरेटिकल मटेरियल चाहिए वो हमने अपनी वेबसाइट पर मटेरियल लोड किया हुआ है चैप्टर वाइज। आप क्लास 12 की जो नोट्स हैं उस फोल्डर में जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट, टेस्टिस। नंबर सेकंड, एपिडिडाइमिस। नंबर थर्ड, वास। ठीक बच्चों, नंबर फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टेस्टिस। नंबर सेकंड, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। नंबर थर्ड,
वास डेफरेंशिया, आप इसको वास डेफरेंस भी कह सकते हैं, वास डेफरेंशिया भी बोल सकते हैं। वास डेफरेंस। नंबर फोर्थ पर क्या होता है? यूरेथ्रा। एक छोटी सी डक्ट होती है जिसका जिक्र किया जाता है यहां पर, यूरेथ्रा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 5 और लास्ट पार्ट, पेनिस। तो बच्चों ये हमारे पास 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे क्या पॉइंट आ रहा है हमारे पास? वास डेफरेंस। नंबर 4 यूरेथ्रा, और लास्ट नंबर 5 पेनिस। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें ये 5 टॉपिक कवर करने हैं, ये 5 पार्ट हैं। हम एक एक करके हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में, और साथ में डायग्राम बना लेते हैं जिसके जरिए हमारे पास ये टॉपिक बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्टिस का जिक्र करते हैं। टेस्टिस क्या है? देखिए, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। टेस्टिस ओवल होती हैं शेप में। कैसे होती हैं? ओवल इन शेप, पिंकिश इन कलर, ठीक है। टेस्टिस ओवल इन शेप होती हैं, पिंकिश कलर में पाई जाती हैं, और खास बात, एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये सब हम नाम मेंशन कर लेंगे डायग्राम में, अभी आप सिर्फ सुनिएगा। तो टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? स्क्रोटम। तो स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो मदद क्या करता है? टेस्टिस को हैंग रखता है बॉडी के जस्ट बाहर, बिटवीन द लेग्स। ये पोजीशन दी जाती है उसकी। अब बात ये आती है कि क्या जरूरत थी बॉडी के बाहर उसको हैंग करने की? नेचर में जो ये रूल डिसाइड किया गया, टेस्टिस जिस पाउच के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रोटम। ये स्क्रोटम थर्मो रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है। मींस टेम्परेचर को 2 डिग्री कम रखता है एज ए इंसुलेटर। सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम रखेगा टेस्टिस के टेम्परेचर को। अब क्वेश्चन आपके ब्रेन में आ चुका है, मैं समझ गया हूं आपकी बात। अब वो क्वेश्चन क्या है भाई? 2 डिग्री कम करने की क्या जरूरत है? स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया? टेस्टिस के बारे में फर्स्ट स्टेप हम क्लियर करके चल रहे हैं। पहले मैंने आपको लोकेशन बताई कि कहां होती हैं, किस पाउच के अंदर होती हैं। अब बात चल रही थी कि ये पाउच क्या है, जिसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एज अ इंसुलेटर का काम करता है। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये उस टेम्परेचर को लगभग, कुछ बुक्स में वैसे 2.5 लिखा हुआ है, आप एवरेज में 2 से लेकर 2.5, 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखता है टेस्टिस के अंदर का टेम्परेचर। बेनिफिट क्या है इससे? स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो स्क्रोटम ने तो अपना काम कर दिया कि भाई सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो भी टेम्परेचर का स्टिमुलस आ रहा था उसको 2 डिग्री कम करके अंदर तक जाने दिया। ठीक है, 2 डिग्री उसने कम कर दिया, 2 से 2.5 डिग्री आप कह सकते हैं इसको। क्लियर? लेकिन बात आ रही है कि सर्दियों में कैसे होगा, ठंड में कैसे होता है? सर्दियों में टेम्परेचर वैसे ही डाउन रहता है, तो ऐसे में स्पर्म प्रोडक्शन में तो प्रॉब्लम आएगी। पर ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो इस दौरान ये जो सिचुएशन बन रही है सर्दियों के दौरान, वो टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज भी करेगा। आपको पता है ना कितना टेम्परेचर मेंटेन रखता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन का काम कर रहा है, तो उस दौरान वो टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वैसे भी आपको मालूम है कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। तो सर्दियों के दौरान जो आपका स्क्रोटम है, जो 2 डिग्री कम कर रहा था, वो उसको स्टिमुलस देगा, समझाएगा
कि भाई अब जरूरत नहीं है, अब मत कम करो, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके पासेज को, उसके बैरियर पॉइंट को वो न्यूट्रलाइज करेगा। ये सब सिग्नलिंग होती है। और साथ में हमारा हाइपोथैलेमस जिंदाबाद। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं, टेस्टिस बड़ा मायने रखती है। जितने भी पॉइंट है ना, ये टेस्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर, मैं आपके ब्रेन में क्वेश्चन डालकर छोड़ देता हूं, फिर आप जो डायग्राम बनेगा उसको देखिएगा, लास्ट में फिर मैं उसके आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। 3 तरह की सेल होती हैं, जर्म सेल, ध्यान से सुनिएगा, और मैंने आपको बताया था रजिस्टर साथ रखना है। जर्म सेल्स, सर्टोली सेल और लेडिक सेल। अब सर्टोली तो सबको क्लियर हो जाती है कि भाई क्या काम कर रही है, लेकिन कंफ्यूजन होता है जर्म सेल और तीसरा नाम क्या बताया मैंने, क्या बोला, लेडिक सेल। बल्कि इसका एक और नाम जो सबसे ज्यादा लिखा मिलता है हमें, इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल, वो एक ही बात है। तो अब कंफ्यूजन क्या होता है कि कहां है, इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है कि भाई लेडिक सेल कहां है, सर्टोली सेल कहां है, जर्म सेल कहां है, और क्या वो काम करती हैं, सारा मिक्सअप हो जाता है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, आप अपने ब्रेन में क्वेश्चन डालकर छोड़ दीजिए साइड में कि भाई हाँ हमें ये क्लियर करना होगा। ठीक है ना, तो डायग्राम पे फोकस कीजिए। सबसे पहले टेस्टिस। टेस्टिस में 2 तरह के डायग्राम आते हैं, एक तो टीएस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और एक एलएस। हम एलएस डायग्राम बनाएंगे। एलएस ऑफ टेस्टिस मींस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लंबवर्तीय काट, लंबाई के हिसाब से कट लगाना। ठीक है, तो टेस्टिस का हम एलएस वाला डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये टेस्टिस है, ओवल शेप होती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये टेस्टिस के ऊपर एक फ्लैप सा लगा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस के ऊपर, हालांकि इसको एपिडिडाइमिस कहते हैं, है ना। ये हमारी टेस्टिस की स्ट्रक्चर हो गई। अब टेस्टिस को जब हमने काट दिया तो हमें अंदर की चीजें दिखाई देंगी ना। अब वो देखिए जरा क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना सिंपल डायग्राम, क्योंकि हमें एग्जाम में जो डायग्राम बनाना होता है या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे हमें नेट कार्ड नहीं मिलेगा, प्रिंटर नहीं मिलेगा कि गूगल पे सर्च किया फटाफट वहां से प्रिंट निकाल कर दे दिया, ये लो भाई हमारा डायग्राम पूरा। आपको अपने हाथ से डायग्राम बनाना होगा, और जो डायग्राम आपको अपने हाथ से बनाना है तो आपको वही अच्छे से पकड़ कर पाएगा आपका ब्रेन, जब कोई सामने वाला व्यक्ति अपने हाथ से डायग्राम बनाए, आपके सामने बनाए। बना के सामने पहले से रख दिया है, उससे कुछ फायदा नहीं है। मैंने बनाया या किसी और से बनवाया, तो मैं आपके सामने ही उसको बना के दिखा रहा हूं, और पूरी कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल हो और मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन उसमें आ पाए। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा इसको, थोड़ा यहां से तिरछा कर देना है। इसको अटैच नहीं करना आप, है ना, ध्यान से देखिएगा, माइन्यूट सा गैप आ रहा है। ठीक है, ऐसे ये काफी सारे बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको 4 टर्न कंप्लीट करने या 5 करने या 6 करने, काफी सारे बना सकते हैं। अब जरा एक बार इसको लेते हैं, ये जो हमारी टेस्टिस है ना, टेस्टिस को हमने एलएस में कट किया और देखा ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही। ये क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, मैंने 4 दिखाए हैं। इनको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। एक और नाम है टेस्टिक्युलर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल है। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं ये, 4 है हमारे पास। लेकिन कितने होते हैं एक्चुअल में, 250 होते हैं बच्चों, 250, 250। ये 250 हमारे पास क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं और ये नंबरिंग आपको जरूर याद रखनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं, और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। क्या बोलते हैं बच्चों, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने आपको बताया था
आप घर पर जब अपने बैठकर कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर अपनी वीडियो को देख रहे हैं, अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा वहां पर बोलते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा वहां पे आप शाउट कीजिए, पछला आसपास भीड़ हो गई, आपको पर थोड़ा थोड़ा सा, है ना, बोलते रहना होता है। क्लियर? तो ये कितने पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल? मैक्सिमम 250। क्लियर? और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, देखिए मैं ऐसे बनाता हूं उसको, टेढ़ा मेढ़ा सा आपको बनाना है। ये ऐसे जो स्ट्रक्चर होती है हाईली कोइल्ड, ये मैक्सिमम 1 से 3 तक पाई जा सकती है एक लोब्यूल में, 1 से 3, मैक्सिमम 3। और इसका नाम क्या होता है हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर का? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर हुआ? अब ये जो लेबलिंग की मत टेंशन लीजिए आप, मैं लास्ट में लेबल कर दूंगा इसको। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या काम करते हैं? हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम है 2 चीजों को प्रोड्यूस करना। अब जो मैंने आपको शुरू में आपके बारे में एक क्वेश्चन डालकर छोड़ दिया था, उसका आंसर आने वाला है। ठीक है? हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, क्या फॉर्म करता है? नंबर फर्स्ट सर्टोली सेल। ठीक है? क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? सर्टोली सेल। नंबर सेकंड जर्म सेल्स। और ये जर्म सेल्स जो होती हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पूरा टॉपिक इस पे आधारित है, इसका मतलब कुछ अनोखा फंक्शन होगा ना। यही वो सेल्स होती हैं जर्म सेल, जो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस चलता है जिसके माध्यम से रिजल्ट में स्पर्मेटोजोआ को क्रिएट करती हैं। अब आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तो पहले स्पर्म बोल रहे थे, अब स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं। बच्चों स्पर्मेटोजोआ एक तरह से स्पर्म ही होता है, बस अंतर क्या है, उसको थोड़ा सा नरिशमेंट वगैरह मिलेगा और वहां पर वो एक टेल वगैरह के साथ मूवमेंट के कैपेबल हो जाएगा। ठीक है? आप स्पर्म भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा 2 सेल बनी और 2 सेल के नाम क्या है? जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल का मैंने आपको फंक्शन बताया, वाया स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस जिसके जरिए वहां पर गैमेट्स बनेंगे। और कौन से गैमेट बनेगा? एग बनेगा क्या? नहीं, स्पर्म बनेगा, क्योंकि मेल की बात चल रही है। ठीक है ना? क्लियर हुआ जर्म सेल का फंक्शन? ठीक है। अब आते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल एक तरह से मानिए कि नरिशमेंट का काम करती है, फूड प्रोवाइड करती है। भाई कोई भी चीज हो, आप हैं या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, ग्रोथ तभी होती है, अपने काम के काबिल हम तभी बन पाते हैं जब हमें नरिशमेंट मिलता है। क्या बिना नरिशमेंट के ग्रो कर सकते हैं? बालों को नरिश करना पड़ता है, अदरवाइज बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है? तो कहने का मतलब जो स्पर्म बने हैं उनको लगातार नरिशमेंट मिलता रहे, उसके लिए सर्टोली सेल होती हैं। ठीक है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्लियर हुआ ना? ठीक। अब मैंने एक और पॉइंट आपको दिया था क्वेश्चन के तौर पर, लेडिक सेल कहां पाई जाती है? लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, ये सेल पाई जाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा नहीं बनती, पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, उन्होंने नहीं बनाया। ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ? तीनों सेल हमने कवर कर ली हैं। लेडिक सेल कहां होती हैं या इंटरस्टिशियल सेल कहां होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। और उनका फंक्शन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। वैसे तो हम जनरल बोल देते हैं कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, पर भाई कौन प्रोड्यूस कर रहा है? क्या टेस्टिस की मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कर रही है या कोई स्पेशल सेल है वो प्रोड्यूस कर रही है? और वो सेल अगर प्रोड्यूस कर रही है तो कहां है वो सेल, नाम क्या है उसका? ये सब चीजें क्लियर हो गई आपको? ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर किया जाता है इन सब चीजों को। छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत डेप्थ से आ जाते हैं। किसी ने आपसे पूछा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक शॉर्ट नोट लिखिए या एक एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपने फटाफट 5 मार्क्स के हिसाब से कवर कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत तब आती है, टैलेंट का पता तब चलता है जब लाइन के एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है? तो नाम काफी सारे हो गए ना। अब एक काम करते हैं, इसको लेवल कर लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा वो स्किप होने लगेंगे ब्रेन से। देखिए टेस्टिस जो है हमारी, इसके ऊपर एक फाइन लेयर होती है, ये पूरे पर पाई जाती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक वो लेयर है जो टेस्टिस के सबसे ऊपर की तरफ पाई जाती है, आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस पेयर में होती है, इस पर डाउट नहीं रखिएगा, ये तो पता भी है सबको। अब बच्चों जस्ट आउटर मोस्ट लेयर के नीचे जो नाम है वो आपको पता ही है, टेस्टिस बोलते हैं इसको हम। अब इसके अंदर ये जो ऐसे कंपार्टमेंट्स थे, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, टेस्टिकुलर, क्या नाम बताया था मैंने, लोब्यूल। शॉर्ट में लोब्यूल भी लिख देते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लोब्यूल्स कितने होते हैं, मैक्सिमम 250। और ये जो इसके अंदर ये ऐसे हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर पड़ी हुई है ना, इसका नाम क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, याद रखिएगा बच्चों, ये जो हमने नाम यहां पर मेंशन किए हैं, इनका फंक्शन और कहां पर है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, क्लियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास नाम क्या आ रहा है, ये जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बच्चों ये जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है ना हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया लेबल करने से जस्ट पहले, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये दो सेल बनाती है, जर्म सेल्स और दूसरा नाम क्या था, सोचिए, जर्म सेल्स और दूसरा नाम हमारे पास है सर्टोली सेल। मैं इसको मेंशन कर देता हूं यहां पे शॉर्ट में, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके जरिए क्या होता है, दो सेल बनती हैं। नंबर फर्स्ट जर्म सेल, नंबर सेकंड सर्टोली सेल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जरिए ये यहां पर देखी जाती हैं। और इनका क्या फंक्शन है, ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है और ये नरिशमेंट देती है। किसको नरिशमेंट देती है, किसको नरिश कर रही है, स्पर्म को। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो यहां पर ये सेक्शन बचा होता है ना, यहां पर कुछ खास चीज होती है, ऐसे आपको डैश टाइप से बना देना है। ये रैंडमली ऐसे अरेंज होते हैं, कोई इसमें फिक्स पैटर्न नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिए कितने बनाए गए हैं ये सब चीजें। ये जो फाइन स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्रोटीन का कंसंट्रेट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रेड टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेड टेस्टिस। ये इसकी स्पेलिंग है RETE, रेड टेस्टिस। ये जो रेड टेस्टिस है इसका फंक्शन क्या है भाई, जब हमारे स्पर्म यहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, इस फ्लैप के अंदर ऊपर से ऐसे डक्ट आती है, ये भी हाईली कोइल्ड होती है। और बच्चों ये भी कहा जाता है कि एपिडिडाइमिस छोटा सा होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर 6 मीटर लंबी तक डक्ट भी हो सकती है। 6 मीटर समझ रहे हैं आप, 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट होते हैं, और 6 मीटर देखिए, है ना, तो हाईली कोल्ड होगी। अब तो आप समझ गए होंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए, स्पर्म इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मिलियन में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जब वो सारे इस पाइप में एंटर करेंगे तो गुच्छा क्लस्टर सा बन जाएगा ना। पर ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए, अच्छा आपने मेट्रो का यूज किया होगा ना, ठीक है। मेट्रो में क्या होता है, सुबह के टाइम बड़ी भीड़ भाड़ होती है ना, आपने कॉइन्स वगैरह लिया है, टोकन वगैरह लिया है, या आप डायरेक्ट कार्ड के बेस पे कर रहे हैं, तो फ्लैप लगे होते हैं वहां पर। एंट्री के पॉइंट पर क्या होते हैं, फ्लैप्स होते हैं। वो फ्लैप क्या कर रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, जो बल्क में आपका नंबरिंग जा रहा है ह्यूमंस का, तो उसको रेगुलेट करती है कि भाई एक एक करके जाओ, है ना। सोचिए अगर एक बार के लिए आप इमेजिन कीजिए सारे वो बैरियर्स हटा दिए गए हैं और पब्लिक आ रही है, अच्छी खासी भीड़ आ रही है, बहुत दिक्कत हो सकती है ना। ऑफिस टाइमिंग होता है 8 से 9 o'clock के नियर बाय, तो ऐसा ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। पीछे से भीड़ आ रही है ठीक है, लेकिन आगे जाकर उसका टाइम इंटरवल होता है कुछ
जिसके बेसिस पर वो फ्लैप हटता है, एक व्यक्ति अंदर जाता है, फिर से बंद हो जाता है, फिर से टच करेगा नेक्स्ट व्यक्ति, तो टाइम लगेगा ना इसमें, तो सेपरेशन कर दिया आपने। सेम ऐसे ही होता है रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस क्या करता है, वो लंप नहीं बनने देता, तो स्पर्म निकलते रहते हैं और इनके बीच में से होते हैं, कोई यहां से जा रहा है, कोई यहां से जा रहा है, और फिर इस ट्यूब में एंटर करते हैं। ये ट्यूब हाईली कॉइल्ड है, लेकिन लेंथ कितनी बताई मैंने, अप टू 6 मीटर, अच्छी खासी लेंथ है, और ये स्पर्म को स्टोर करने के लिए भी जानी जाती है। ये जो हमारा डायग्राम है ना, ये 2 पॉइंट्स कवर करता है, नंबर फर्स्ट टेस्टिस, नंबर सेकंड एपिडिडाइमिस। क्लियर? तो टेस्टिस तो आपको क्लियर हो गई ना, टेस्टिस में सारे नाम आपने समझ लिए हैं। लेडिक सेल कहां होती है, इंटरस्टिशियल सेल कहां होती है, ये आपको क्लियर हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल ने क्या प्रोड्यूस किया, ये मैंने साइड में यहां पर मेंशन कर दिया है, आप इसको नोट कर लेना। जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। जर्म सेल क्या करती हैं, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, सर्टोली सेल क्या करती हैं, नरिशमेंट देती हैं। क्लियर? अब हमारा ये फर्स्ट टॉपिक यहां पर क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सेकेंड नंबर एपिडिडाइमिस। बच्चों एपिडिडाइमिस जब आप सेकेंड पॉइंट डालेंगे, उसमें क्या मेंशन करना रहेगा आपको, एपिडिडाइमिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। एपिडिडाइमिस क्या होता है, एक फ्लैप होता है जो टेस्टिस के ऊपर ऐसे लगा रहता है, ठीक है, लगभग टेस्टिस की जो हाइट होती है वहीं से। क्लियर? और इस फ्लैप के अंदर एक हाईली कॉइल्ड डक्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है, ट्यूब होती है, जिसकी लेंथ मैंने आपको बताया अप टू 6 मीटर, जिसमें फंक्शन क्या होगा, स्पर्म को स्लाइटली नरिशमेंट भी देता है ये एपिडिडाइमिस, स्टोर करने के भी काम आता है एपिडिडाइमिस, सिर्फ ये काम। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे पास 2 पॉइंट, 2 छोटे छोटे टॉपिक, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस क्लियर हो गए हैं। और साथ में एक और चीज भी आप याद रखिएगा, ये जो टेस्टिस हैंग होती हैं, बॉडी के बाहर लटकी होती हैं, स्क्रोटम पाउच के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बीच में जो कनेक्टिविटी होती है ना, बीच में जो लोअर एब्डोमेन और स्क्रोटम के अंदर जो कैविटी है ना, उसके अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट है, तो बीच में जो कनेक्शन बना हुआ है वो बना होता है इंज्यूनल कैनाल के जरिए। ठीक है, सिंपल एक प्रॉपर अटैचमेंट बनाए रखना, ये उनका काम होता है। तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं वास डेफरेंस। इसका कोई डायग्राम नहीं है, क्योंकि सिंपल एक ट्यूब होती है जो एपिडिडाइमिस के लोअर मोस्ट पार्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर आगे जाकर यूरेथ्रा से कनेक्ट होती है। एक्सप्लेन करते हैं अब इसको, वास डेफरेंस। इसको आप वास डेफरेंशिया भी कह सकते हैं। हो सकता है किसी बुक में आपको नाम मिले वास एफरेंशिया, गलत नहीं है वो भी ठीक है, चीज एक ही है। वास डेफरेंस, ये डक्ट स्टार्ट हुई, ऐसे चलती है, फिर आगे पहुंचती है, लेकिन जब वो ब्लैडर के पास पहुंच जाती है तो कुछ बुक्स में उसको वास एफरेंशिया कह दिया गया। तो वास डेफरेंस और वास एफरेंशिया एक ही चीज है, सिर्फ उसकी लोकेशन के हिसाब से नाम चेंज कर दिया जाता है कुछ केसेस में। ठीक है, क्लियर? और कुछ काम नहीं है। आपसे अगर कोई फंक्शन पूछता है कि भाई नहीं फंक्शन बताइए आप, तो आप बोल सकते हैं कि भाई एपिडिडाइमिस के आगे जो डक्ट होगी वो कैरी कर रही है, किस चीज को ले रही है, क्या है उसमें बताइए भाई, क्या चीज प्रोड्यूस हुई है यहां पर, स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, और वो स्पर्म इसी ट्यूब के जरिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वास डेफरेंस एक वो ट्यूब होती है जो कैरी करती है स्पर्म को और पहुंचाती है, कहां तक पहुंचाती है, 4th नंबर यूरेथ्रा वाली ट्यूब तक। क्लियर? सही है। अब हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो इसीलिए क्योंकि अब हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, उसके जरिए फिर आप ये चीजें क्लियर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम। ठीक है बच्चों, हमारे पास 3 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। टेस्टिस हमने पहले डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने एपिडिडाइमिस लिया, क्लियर, और उसके बाद हमने वास डेफरेंस को क्लियर किया। अब जो आगे हमारे पास 2 पॉइंट बचे हुए हैं, यूरेथ्रा और लास्ट पेनिस, उसको समझने के लिए हमें एक कंप्लीट डायग्राम बनाना होगा, एक साइड व्यू डायग्राम बनाना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे स्टार्ट किया जा रहा है और कहां को उसमें टर्न देना है, हमें किस तरह से वहां पे बनाना चाहिए, ये सब चीजें।
देखिए मैंने टेस्टिस को बना दिया है, ये इसके ऊपर एक फ्लैप लगा दिया है एपिडिडाइमिस। टेस्टिस के ऊपर थोड़ा गैप से आप यहां पर ऐसे ब्लैडर बना दीजिएगा। यहां पर आपको क्या करना है, ट्यूब कनेक्ट करनी है। ठीक है, ये ऐसे आपने एक ट्यूब को कनेक्ट कर दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि ये ट्यूब ब्लैडर में एंटर कर रही है, ब्लैडर के जस्ट बैक साइड से आ रही है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड बनाएंगे। क्लियर? डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, एपरेंट कंडीशन। एक तो होती है रियल कंडीशन, एक होती है एपरेंट। एपरेंट मतलब आभासी। तो ये जो डक्ट है हमारे पास, वास डिफरेंस जो चल रही है वो ब्लैडर के पीछे की तरफ से है। अच्छा देखिए एक बार मार्कर को, ये मेरा हाथ है ऐसे, मार्कर ऐसे आ रहा है, तो मार्कर टूटा हुआ है क्या, बीच में डैमेज थोड़े ना है, दो मार्कर नहीं है, देखिए एक मार्कर है। लेकिन जब आप उधर की साइड से देखेंगे, अपने इसको मार्कर की पोजीशन को हाईलाइट करेंगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा इधर कैप है आ रही है, इधर इसका टेल पार्ट आ रहा है, पर मार्कर तो एक ही है ना, सेम वही चीज। यहां पर ये ऐसे एक ग्लैंड का भी जिक्र आता है इसमें बच्चों, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं इसको, सेमिनल वेसाइकल। ब्लैडर के जस्ट नीचे एक लगभग ट्रेपीजियम जैसी शेप में लगभग आप उसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, जिस जो एक अपने आप में ग्लैंड होता है। और वो कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट। इसमें बड़ा डाउट हो जाता है स्पेलिंग में, प्रोस्टेट वो एक अलग चीज है, प्रोस्टेट आर नहीं आएगा उसमें, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? एक ऐसे बॉक्स टाइप से आपको बना देना है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये इसके जस्ट बाउंड्री पर जाकर ऐसे कांटेक्ट बना लेती है। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्लैंड आ गए हैं, सेमिनल वेसाइकल, ये दो होते हैं नंबर में, प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल होता है। लेकिन अभी डक्ट आगे चलेगी और ये कुछ इस तरीके से ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको एक शेप दे देते हैं, जिससे कि लगे कि हाँ भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ रहा है। इसमें एक और चीज याद रखिएगा, ये जब आपने कनेक्शन कर दिया है, तो यहां से ऐसे छोटा सा बैलून टाइप से ग्लैंड होता है, वो तीसरा ग्लैंड है, इसको क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, ये भी दो होते हैं नंबरिंग में। यहां से आप इसको एक ऐसे शेप देनी स्टार्ट करेंगे। बाकी आप इसको एक ऐसे नीचे की तरफ से ठीक है, बैक साइड से भी कवर कर देते हैं इसको। ये हमारा एक साइड व्यू डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको लेबल करना है। सबसे पहले इसी का नाम डालते हैं, सेमाइनल वेसिकल। मैं इसका नंबर डाल देता हूं यहां पर, थोड़ा याद रहेगा आपको इससे। ये पेयर में होते हैं, ठीक है। हालांकि इस नाम को तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर ना डाउट ना हो कि भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो पार्ट नहीं है, प्रेजेंट तो है क्योंकि भाई डक्ट उसके पास से आ रही है, इसलिए दिखाना तो पड़ेगा हमें। पर ये क्या चीज है, यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास ये जो ग्लैंड था इसको आप डाल दीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होता है, ठीक है। ये तीसरा ग्लैंड और लास्ट, इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ये अपोस्ट्रोफियस ऐसा लगा दीजिएगा इसको, काउपर्स ग्लैंड। ये कितने नंबरिंग में होता है? 2, ठीक है। तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 ग्लैंड होते हैं, ये एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं इनको हालांकि, और सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड। क्लियर? जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप क्या करेंगे? 5 पॉइंट डालेंगे, जैसे कि मैं आपको 3 क्लियर करा चुका हूं, 2 अभी हमारे क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद फिर आप अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये 3 ग्लैंड मिलकर क्या काम करते हैं, ठीक है। स्पर्म की हेल्प करेंगे, वो अभी समझा दिया जाएगा आपको कैसे होता है। तो बच्चों हमारे पास तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया था आपको। नंबर 4 मैं आपको डिस्कस कराता हूं यहां पे, और वो क्या था? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा एक छोटी सी, 4th नंबर पे हमारे पास है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल डक्ट होती है, जो हम डायग्राम में अगर आपको मेंशन करना ही है तो आपको यहां पे ऐसे कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। इसको थोड़ा डॉटेड फॉर्म में आप दिखाइएगा। ठीक है। अब ये जो ट्यूब है, ये जो हमारी छोटी सी ट्यूब होती है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रा। एक स्मॉल डक्ट होती है, ठीक है। नाम मेंशन कर लेते हैं इसका, इसको हम इधर लिख देते हैं। यूरेथ्रा, स्मॉल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसका काम क्या होता है? यूरिन को कैरी करना, क्योंकि ब्लैडर क्या करता है? ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। और ये यूरिन किसमें आएगा? हमारा डक्ट के अंदर, और वो डक्ट कौन सी है? यूरेथ्रा। क्लियर? सिर्फ यूरिन को कैरी करती है, स्पर्म से कोई मतलब नहीं है इसका। वो आप समझ भी पा रहे होंगे, ये पाइप यहां से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहां से आके ऐसे, तो इसी रास्ते में ये भी अटैच हो गया रास्ता, छोटा सा रास्ता, जिसको हमने क्या नाम दिया? यूरेथ्रा। क्लियर? सिंपल है, ठीक है। तो ये स्मॉल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसने अपना क्या काम करना है? यूरिन को कैरी करना है, सिर्फ इतना और कुछ नहीं। बल्कि ये क्या ना, समस्या भी जनरेट करता है। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसको डिटेल में डालना होता है, अप टू 3 मार्क्स तक ये कवर करा सकता है आपके। ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर सिंगल डक्ट होती है, जबकि फीमेल बॉडी में 2 अलग अलग डक्ट होती हैं। यूरिन पासेज के लिए अलग डक्ट होती है और वेजाइनल डक्ट अलग होती है। समझ रहे हैं आप बात को? तो लेकिन हमारे पास क्या है? यहां पर सिंगल डक्ट है, इसी से यूरिन भी जा रहा है, इसी से स्पर्म भी जा रहा है। और यूरिन कैसा होता है? एसिडिक। तो यूरेथ्रा जो हमारे पास ट्यूब थी, उससे जो यूरिन आया वो एंटर करेगा किसमें? पेनिस के अंदर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये एसिडिक हो जाएगी इंटरनली, क्योंकि भाई यूरिन जा रहा है इससे। पहली तो बात ये कि स्पर्म और यूरिन एक समय पर नहीं आते हैं। ये हमारी बॉडी का जो पार्ट है ब्रेन, वही सिग्नलिंग के बेस पे रेगुलेट करता है। इंटरनल स्टिमुलाई जो जनरेट होता है ब्रेन से, उसी के आधार पर। तो लेकिन सोचने वाली बात, मान लेते हैं पहले यूरिन आया तो पूरी डक्ट कैसी हो चुकी है? एसिडिक हो गई है ना। तो उस एसिडिक डक्ट से स्पर्म कैसे चला जाएगा? और मान लेते हैं वो कोशिश भी करेगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो क्या आंसर होगा? क्वेश्चन मार्क। आप ये सोचिएगा कि भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है, या साइड में नोट कर लीजिए, थोड़ा अपने ब्रेन पर लोड डालिए, अभी हम डिस्कस करेंगे उसका आंसर क्या है, पर पहले आप सोचिए, क्योंकि ब्रेन को बढ़ाने का एक ही तरीका है, कोई मेडिसिन नहीं आती है, ठीक है। आप मैक्सिमम सोचिए और मैक्सिमम पढ़िए, ठीक है। सोचिएगा थोड़ा सा। तो बच्चों यूरेथ्रा हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारा एक लास्ट पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेनिस। यहां तक आ गए हैं, इसको लेबल भी कर लेते हैं साथ साथ।
ये जो नाम है, ये जो ओपनिंग आ रही है इस डक्ट की, इस डक्ट की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेनोजेनिटल अपर्चर। और ये जो पाउच है ये तो आपको पता ही है, और इसका नाम टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, सब मेंशन कर लेते हैं। स्क्रोटम, वास डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट एपिडिडाइमिस, और लास्ट टेस्टिस। क्लियर? ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, लेग पता है आपको, ठीक है। एक नाम आप इसको भी डाल सकते हैं, इसको यहीं पर ऐसे मेंशन कर देते हैं, पेनिस। क्लियर बच्चों? लेवल तो हो गया है, लास्ट पार्ट समझते हैं। पेनिस। पेनिस हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कोपुलेटरी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोपुलेटरी ऑर्गन। कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब है जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? इस डक्ट के जस्ट अबव इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इरेक्टाइल टिश्यूज, जो पेनिस के इरेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर डिटेल में जाते हैं, चलिए मैं बना दूंगा साइड में, टीएस ऑफ पेनिस, तो वहां पर क्लियर कट दो नाम आ जाएंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। छोटा सा डायग्राम है, सिर्फ 3 ही नाम है उसके अंदर। तो इरेक्टाइल में, या इरेक्टाइल जो फंक्शन होता है उसमें कौन मदद करता है? ये इरेक्टाइल टिश्यू पेनिस के इरेक्शन में, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई हाई प्रेशर दिखाती है जिस समय इरेक्टाइल टिश्यू अपना वर्क करते हैं, ठीक है। ये जो डक्ट है हमारी, इस डक्ट का ल्यूमन कम हो जाता है, और ल्यूमन कम होने से क्या होगा? एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ता है। फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, फिजिक्स की वीडियो जल्दी आने वाली है वैसे। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया आपने रिड्यूस हो गया है, क्यों रिड्यूस हुआ? इरेक्टाइल टिश्यूज की वजह से। और जब इस डक्ट का, है ना, ये जो हमारे पास यूरेनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं इसको, इस डक्ट का एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और उससे फायदा क्या होगा? जो स्पर्म आ रहे हैं वो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको पेनिस का दूसरा नाम क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्योंकि कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एक वो टाइमिंग जिस समय रिप्रोडक्शन ट्रैक स्टार्ट होता है या रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस चलता है। तो मेल बॉडी के जरिए स्पर्म के द्वारा, सॉरी, पेनिस के द्वारा स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं, इसी कॉपुलेटरी ऑर्गन के जरिए। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बच्चों ये हमारा खत्म हो गया है। इसमें आप एक यहां पर थोड़ा सा एक ऐसे लेयर डाल सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस सेंसिटिव इसकी होती है सिर्फ, और कुछ नहीं। टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन बस हमें टिश्यू का डायग्राम और डिस्कस करना है, छोटा सा है। टीएस ऑफ पेनिस डायग्राम को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? टीएस ऑफ पेनिस। देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है। पेनिस को जब आपने टीएस में देखा तो आपको ऐसे कुछ, और एक यहां पर इस तरीके से, ये जो 2 टिश्यू होते हैं, 2 नंबर होते हैं इनके, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा और जो नीचे वाला होता है स्पोंजियोसम।
ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियसम भी कह सकते हैं, डायरेक्ट आप स्पॉन्जियसम भी लिख सकते हैं। इसके अंदर ये जो छोटी सी डक्ट, छोटा सा सर्कल बनाया गया है, ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, ये सब यहां पर ऐसे आर्टरियल ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, क्या होती है? आर्टरियल ब्लड सप्लाई। क्लियर हो बच्चों? अब हमने सिर्फ ये 3 ग्लैंड जो है इनका डिस्कस करना है और हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। सेमिनल वेसाइकल से कुछ लिक्विड प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ लिक्विड प्रोड्यूस होता है और कॉपर्स ग्लैंड से भी कुछ लिक्विड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहां पर एक नाम आता है सीमेन या सेमाइनल फ्लूइड कह सकते हैं आप। ये जो सेमाइनल फ्लूइड है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, सीमेन बोल दीजिए आप, एक ही बात है। तो 2 चीजें होती हैं सीमेन में, एक तो लिक्विड सब्सटेंस होता है और दूसरी चीज है स्पर्म। अब स्पर्म तो हमने समझ लिया है कैसे कैसे होता है, कहां से प्रोड्यूस हुआ है और किस तरीके से वो पहुंच पा रहा है। लेकिन जो लिक्विड सब्सटेंस है, जो सेमाइनल फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, जो तरल पदार्थ होता है, वो कैसे और कौन बना रहा है? सेमिनल वेसाइकल उस लिक्विड का 60% पार्ट कवर करती हैं। सेमिनल वेसाइकल उस लिक्विड का 60% हिस्सा यही बनाती हैं। ठीक है, और ये जो 60% पार्ट है, इसमें मेन क्या चीजें होती हैं? आपका सिट्रेट पाया जाता है, फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। लेकिन ये काम क्या करेगा? ये क्या काम करेगा? ये स्पेशली स्पर्म को स्लाइटली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ताकि स्पर्म थोड़ा सा एक्टिव मोड में बना रहे और नरिशमेंट लेता रहे, ग्रोथ होती रहे उसकी। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? पहली बात, इसमें कंपोजिशन क्या है? यहां पर बाइकार्बोनेट होता है और सिट्रेट पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में, बल्कि आप सेमिनल वेसाइकल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? ये सिंगल होता है नंबरिंग में, मैंने साइड में मेंशन कर दिया है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एल्केलाइन मीडियम देता है। जो हमारा सेमाइनल फ्लूइड के अंदर लिक्विड सब्सटेंस है, उस लिक्विड सब्सटेंस का 60% पार्ट सेमाइनल फ्लूइड कवर करता है, सेमाइनल वेसाइकल कवर करता है, और 20 से 30% प्रोस्टेट ग्लैंड कवर करता है। लेकिन इसके द्वारा जनरेट होने वाला जो मटेरियल होगा वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर? कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? कॉपर्स ग्लैंड बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, सिट्रेट भी पाया जाता है, लेकिन फंक्शन क्या है इसका? ये म्यूकस लाइक सब्सटेंस, इसके जरिए जो मटेरियल आ रहा है, जो उस लिक्विड में मिक्स होने जा रहा है लगभग 10% के नियर बाय, तो वो अपनी एक अलग नेचर दिखाता है, स्लिपरी होता है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया तीनों ग्लैंड ने? ये जो 3 ग्लैंड है। ठीक है, अब इनसे जो मटेरियल आ गया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेमाइनल फ्लूइड के अंदर पाए जाने वाला एक लिक्विड सब्सटेंस प्लस स्पर्म मींस सीमेन। ये जो चीजें आ रही हैं, इससे जो चीज निकल कर आ रही है, जो लिक्विड निकल कर आ रहा है, उसने क्या किया? एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड किया, पहली चीज है ना, नरिशमेंट का काम किया। ठीक है, इसके जरिए जो लिक्विड प्रोड्यूस हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा, उसने क्या किया? एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड की। क्योंकि हमारा जो ये ट्रैक था, ये यूरेनोजेनिटल जो ट्रैक था, इस ट्रैक के अंदर एसिडिक मीडियम बन चुका था, क्योंकि यूरिन पास आउट हुआ था, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक मीडियम चाहिए, तो वो एल्काली नेचर कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो एसिड और बेस मिलते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्लियर हुआ? लास्ट नंबर, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड ने म्यूकस लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया। ये जो म्यूकस लाइक सब्सटेंस है वो क्या करता है? फ्रिक्शन के इफेक्ट से बचाता है स्पर्म को, क्योंकि ये जो डक्ट होती है ना, ये काफी नैरो डक्ट होती है। यूरेनोजेनिटल ट्रैक्ट काफी नैरो होता है,
जिसके अंदर फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो स्पर्म है वो डैमेज हो जाएगा, पर ऐसा ना हो। गॉड को सबसे बेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है, साइंटिस्ट ही मानिए आप, ठीक है, जिन्होंने ये सब चीजें बनाई, बड़ा सोच के सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ समझना है, हम लोगों को समझाना है और आपको सिर्फ समझना है। ये सब हमारा ही सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का ही पढ़ रहे हैं हम। कई बार क्या होता है, ऐसे सोच लेते हैं, अरे ये कैसा टॉपिक समझाया जा रहा है। अरे भाई 2021 चल रहा है बच्चों, हमें सब चीजें पढ़नी होंगी। जब हम सब चीजें पढ़ेंगे, और मेडिकल साइंस में तो क्या होता है भाई, सभी चीजें आती हैं, हर तरह की चीजें आपको डिस्कस करनी होती हैं, समझनी होती है, समझानी होती हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है हॉ है ये सब चीजें, ये मेडिकल साइंस चल रही है, ये बायोलॉजी चल रही है। बायोलॉजी मतलब वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, आप इसको डायग्राम को प्रैक्टिस भी करना। तो कॉपर्स ग्लैंड ने जो मटेरियल रिलीज किया है, अप्रॉक्सीमेट 10% जो लिक्विड का पार्ट कवर करता है, उसने क्या काम किया, फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाया। क्योंकि ये डक्ट जो है काफी नैरो है, जब स्पर्म यहां तक पहुंचेगा, एंटर करेगा, तो वो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो सकता है उसका टर्मिनल पार्ट, ठीक है। पर ऐसा ना हो, इसीलिए कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान से समझिएगा, टॉपिक को प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तभी हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, हम कह पाएंगे कि हाँ भाई देखिए हमारे स्टूडेंट के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है। और प्लीज आपको वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट में लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा, आपको क्या चीज अच्छी लगी, ठीक है। इसको भी आप डालिएगा कि कौन सा पॉइंट है जो आपको ज्यादा बेस्ट लगा, ठीक है बच्चों। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमने मेहनत की है, आपको समझाया है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए हमारी अपनी वेबसाइट है www.thescienceworld.in। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए तो वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, डाल देंगे उसको, आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सके तो आप इसको मैक्सिमम फैलाइए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक का या हमारे चैनल का बेनिफिट ले सके। और कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगेगी कि सिर्फ कुछ वीडियो आ रही हैं, पता नहीं आगे ग्राफ कैसा जाएगा। कुछ भी हो, टॉपिक्स आपके पास रेगुलर अपडेट होंगे, ठीक है। डेली इसको अपडेट किया जाएगा, ठीक। 10th और 12th की हमने वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, आपने नोटिस भी किया होगा, ठीक है। हम अपनी पूरी पावर लगाएंगे, पर प्लीज आप भी अपनी पूरी पावर लगाइए, टॉपिक को अच्छे से समझिए, आसपास सिचुएशन क्या चल रही है उसको मत सोचिए, है ना। क्योंकि पढ़ाई आपके पास अच्छी होगी तभी आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। हम सबके पेरेंट्स यही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हर पेरेंट्स का अपना एक ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में एक हाई लेवल को अटेन करे और आगे भी उसी से जुड़ा रहे। प्रोफेशन जो भी है वो भी एक वाइट कॉलर जॉब उसको मिलनी चाहिए, एक बेस्ट जॉब मिलनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। अच्छे से पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार होता है, चीजों को समझता है। लेकिन ये सब चीजें कब आ पाएंगी, जब आप हर एक टॉपिक को ईमानदारी से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।